बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें रिवर्सिबल रिएक्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड है रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से या तो डीकम्पोज होते हैं या आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हों, या ऐसे रिएक्शन जो दो डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हों, उन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया फिर डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन उसका कुछ हिस्सा डीकम्पोज होता है, सारी की सारी नहीं होती, कुछ हिस्सा उसका डीकम्पोज हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाता है। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया और अमोनिया डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रही है, तो इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, यानी जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करे उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड करे, तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अब जैसे इस रिएक्शन में अगर हम देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर हम लेकर रिएक्शन स्टार्ट करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिलकर तेज़ी से अमोनिया बनाना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे अमोनिया की अमाउंट बढ़ेगी तो रिएक्शन जो रिवर्स है वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ साथ स्लो होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमाउंट कम होती जा रही है, रिएक्शन में वो कंज्यूम होते जा रहे हैं, और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जाएगा, क्योंकि अमोनिया की फार्मेशन की वजह से अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आखिरकार एक ऐसा वक्त आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता है, उसका रेट स्लो होकर और रिवर्स रिएक्शन के रेट बढ़कर दोनों का रेट जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, और उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। इस बात को ज़हन में रखना है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती हैं। ये नहीं कहना कि इक्वल हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि अगर हम कंडीशन यानी टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी जो कंडीशन हैं वो उनको चेंज ना करें, तो आप इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश की हुई है तो एक दिन गुजर जाए, एक महीना गुजर जाए, तो उनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होंगी वो वैसी की वैसी रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगर हम कंडीशन चेंज करें तो ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगी। और दूसरी बात ये भी ज़हन में रखनी है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि रिएक्टेंट की हाफ अमाउंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी। ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट का 5% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट का 95% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तभी इक्विलिब्रियम, और ये भी हो सकता है कि 50% कन्वर्ट हो। तो ये रिएक्शन के ऊपर और उसकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन की नेचर क्या है और हमने क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर रखा हुआ है कि वो कब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमने ये नहीं कहना कि इक्विलिब्रियम उस वक्त इस्टेब्लिश होती है जब रिएक्टेंट का हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट, बल्कि इक्विलिब्रियम उस वक्त इस्टेब्लिश होती है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, या रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इस के मुताबिक कोई भी केमिकल रिएक्शन उसकी जो रेट है यानी स्पीड हम कह सकते हैं, रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं रिएक्टेंट की अमाउंट्स के ऊपर डिपेंड कर, अगर हम रिएक्टेंट की अमाउंट को ज़्यादा करेंगे रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, रिएक्टेंट की अमाउंट को हम कम कर देंगे तो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, के रिएक्टेंट के एक्टिव मास का मतलब होता है इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर वो कंसंट्रेशन जो कि असल में रिएक्शन में हिस्सा ले रही है किसी सब्सटेंस की, उसको हम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिव मास कहेंगे। और अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो उसमें जो भी हमने अमाउंट डाली हुई है वही उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिव मास होगा। मतलब कि हम किसी भी रिएक्शन में जो सॉल्यूशन के अंदर रिएक्टेंट की अमाउंट असल में रिएक्शन कर रही है वो उसको कहेंगे एक्टिव मास, और अगर
फॉर एग्जांपल हमने 5 मोल डाले हैं और रिएक्शन में हिस्सा 3 मोल ले रहे हैं, तो 5 मोल उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी और 3 मोल उसका एक्टिव मास हो जाएगा। लेकिन अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है, उसमें हमने सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा ऐड किया हुआ है, तो उसकी जो हमने 5 मोल डाले तो 5 के 5 ही रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। तो अगर डाइल्यूट हो जाए सोल्यूशन तो जो कंसंट्रेशन है वो एक्टिव मास बन जाती है। तो हम एक्टिव मास को कहेंगे इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, और ये असल में उस कंसंट्रेशन यानी उस अमाउंट के बराबर होती है जो हमने सोल्यूशन में ऐड की हुई है अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है। तो अब हम इस लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज़ करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक डेफिनेट कांस्टेंट होता है, वो हम उसके लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं कि दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और इनके रिएक्शन से सी और डी दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हमें पता है, जैसे हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस या कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट हैं। रिवर्स रिएक्शन, अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स करें तो सी और डी रिएक्शन करके ए और बी बना रहे हैं। तो ए और बी फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं और सी और डी रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। हमने ये ब्रैकेट इस्तेमाल जो किए हुए हैं, ब्रैकेट रिप्रेजेंट एक्टिव मास और कंसंट्रेशन। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने ए लिखा, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ब्रैकेट के अंदर बी लिखा तो कंसंट्रेशन ऑफ बी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। तो मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज नोन एज के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से हम रिवर्स रिएक्शन को देखें तो रिवर्स रिएक्शन में सी और डी रिएक्टेंट हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सी और डी के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलता है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी और प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ सी एंड डी एंड इज इक्वल टू के आर। यहाँ पे एक फिर कांस्टेंट आ गया जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी हो गया, और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है के आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी हो गया। अब जब इक्विलिब्रियम हो जाती है तो हमने अभी पढ़ा कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह उसकी वैल्यू और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ये जो रेट कांस्टेंट है इनको एक साइड पे ले जाते हैं और कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे। ये दोनों कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट की जगह हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं के सी। दिस के सी इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हर इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के लिए कांस्टेंट होता है और ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी के सी, अगर टेम्परेचर आप सेम रखेंगे तो के सी की वैल्यू सेम होगी, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के सी की वैल्यू चेंज होगी। अब हम इससे भी ज़्यादा जनरल रिएक्शन लेते हैं कि यहाँ पे पहले हमने लिया था ए बी के एक मोल, यहाँ पे 1 था, जैसे देखें यहाँ पे ए और बी का 1 मोल है, सी और डी का 1 मोल, यानी साथ कुछ ना लिखा हो तो 1 मोल होता है। लेकिन हम इसको मोर जनरलाइज करते हैं तो ए के जो मोल हैं वो जो भी हैं 1 है, 2 है, 3 है, उसको हमने स्मॉल ए से, बी के जो नंबर ऑफ़ मोल है उसको हमने स्मॉल बी से, सी के जो नंबर ऑफ़ मोल प्रोड्यूस हुए हैं उसको हमने स्मॉल सी से, और डी के जो नंबर ऑफ़ मोल प्रोड्यूस हुए हैं उसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। तो फिर के सी क्या होगा, बाकी तो सिचुएशन वही होगी, ये जो नंबर ऑफ़ मोल हैं वो इनकी कंसंट्रेशन की पावर्स में आ जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम नीचे लिखेंगे, और इन कंसंट्रेशन की पावर्स वो नंबर होंगे जो बैलेंस्ड इक्वेशन में इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व हों
तो और गैसेस की अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन को अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी भी रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व हों तो गैसेस की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप उनको मोल पर डेसीमीटर क्यूब की बजाय आप उनको पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्रेस करें कि एक मिक्सचर है जिसमें ए बी सी डी गैसेस मौजूद हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ए के 5 मोल मौजूद हैं या 7 मोल, बल्कि हम उसकी अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए कहेंगे इसका पार्शियल प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेयर है या 3 एटमॉस्फेयर है। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करें तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा आसान होता है। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करें तो ये हमारे पास के सी की बजाय के पी होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन उसको हम के पी से पी जब भी आ गया इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिएक्शन में गैसेस मौजूद हैं और उनकी अमाउंट्स को हमने पार्शियल प्रेशर की शक्ल में एक्सप्रेस किया है, मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर, उसी तरह से रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर नीचे, पावर जो है वही नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसी तरह से अगर किसी रिएक्शन में हम जो एक इसी तरह से किसी इक्विलिब्रियम में हम जो अमाउंट्स हैं यानी कंसंट्रेशन जो है वो मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो फिर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के एक्स हो जाएगा और वो फिर मोल फ्रैक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट और पावर जो है इनके नंबर ऑफ मोल होंगे। और एक और तरीका भी है कि हम अमाउंट्स को जो है वो सिर्फ मोल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल को ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को नीचे लिखेंगे, नंबर ऑफ जो पावर्स हैं वो उनके नंबर ऑफ मोल जो बैलेंस इक्वेशन में, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फिर उसको हम के एन कहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 4 तरह के हो सकते हैं। के सी जब हम किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी की शक्ल में एक्सप्रेस करें, के पी जब हमारे पास गैसेस हों और हम गैसेस की अमाउंट को पार्शियल प्रेशर की शक्ल में एक्सप्रेस करें, के एक्स जब हम सब्सटेंसेस की जो अमाउंट्स है या कंसंट्रेशन है उसको हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, और के एन जब हम किसी भी सब्सटेंस की जो इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं उनकी अमाउंट्स को हम सिर्फ मोल्स की शक्ल में एक्सप्रेस करें।